रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, एक बार फिर मैं वुमेन डेवलपमेंट की मिनिस्टर जनाब शहला रज़ा साहिबा के दफ्तर में मौजूद हूं। पाकिस्तान भर की जो बच्चियां वरगला के अगवा की जा रही हैं, बिलखसूस सूबे सिंध और कराची की, तो मैडम शहला रज़ा जो हैं वाहिद हस्ती हैं जो तमाम तर गैंग्स के सामने सीना सपर हैं और सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हैं और उन मज़लूम वालदैन का वाहिद आसरा है कि वालदैन से मेरी बात हुई थी। अभी काफ़ी सारे यहाँ लोग आए हुए अपने मसाइल लेके, तो उन्होंने यही कहा कि ये वाहिद इदारा है, वाहिद मैडम शैला रज़ा हैं जिनसे हमें उम्मीद है कि वो हमारे जिगर के टुकड़ों को वापस दिला देंगी। बात का आगाज़ करेंगे मैडम शैला रज़ा से। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम नजम। मैं तो मेरी तारीफ़ करती हूँ, मैं यूट्यूबर्स की तारीफ़ करती हूँ, क्योंकि जहाँ केस होता है ना, वो शायद मेरी इतनी ना सुनी जाए बात, क्योंकि मैं तो एक दफ़ा बात करती हूँ और फिर उसके बाद पढ़ जाती हूँ मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के पीछे। लेकिन आप लोग हर चीज़ों को ज़िंदा कर रहे हैं, और हद तो यह है कि जो हमारी बच्चियाँ हैं उनकी काउंसलिंग तक कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर पेरेंट्स की जिस तरह से जाके आप लोग ढारस बंधा रहे हैं, तो मैं तो समझती हूँ कि आप लोग मेरे साथ बराबर का काम कर रहे हैं। मैडम, ये रास्ता आपने हमें दिखाया है, रहनुमाई की है, और आपने पिछले व्लॉग में मेरे जब मैंने इंटरव्यू फर्स्ट टाइम आपका किया था, आपने इतनी प्यारी बात की कि तुम लोग मेरे सिपाही हो। बिल्कुल, मैं तो रियली हम आपके सिपाही बन के दिखाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी जो मैंने पहले भी कही थी, कि मैंने पहचान लिया था कि आप लोग सिर्फ ये नहीं कर रहे कि इस मसले को उजागर करें, आप लोग काउंसलिंग तक कर रहे हैं। उन बच्चियों को लिपटाना, उनसे बात करना, उनके वालदैन को तसल्ली देना, उनके वालदैन का मोराल बुलंद करना, उनके घरों में जाके उनकी बातों को सराहना। और वो वालदैन भी बहुत अच्छे और बहुत अच्छे हैं, और ख़ास तौर पे खुशकिस्मत हैं उनके बच्चे के वालदैन ने किस तरह से ये बताया है कि वालदैन की तो ज़िंदगी ही औलाद है। और बुढ़ापा जब आता है तो सारे बच्चों से वालदैन नहीं सिमटते, और वालदैन जो हैं वो सारे बच्चों को उनकी गलतियों, उनकी कोताहियों समेत समेट के चल रहे होते हैं। हमने अभी पिछले दिनों देखा, और उसमें आप सबका किरदार मुझे इतना अच्छा लगा कि आप लोग फैमिली मेंबर्स थे वहाँ पे। और यही एक हमारी सोसाइटी की ब्यूटी है कि हम एक दूसरे से कट के नहीं रहते हैं। जी, बिल्कुल, आपने देखा कि ज़हरा काज़मी जो आपकी कोशिशों से बाजियाब हुई है, बहुत बड़ा आपको क्रेडिट जो है वो असल में समझती हूँ आपको जाता है कि आपने रात को रात और दिन को दिन नहीं समझा, मुज़ाहिरा भी किया, भाग-दौड़ भी की। तो हम अभी गए थे, मेहदी काज़मी साहब की मेहरबानी कह लें, उनकी मोहब्बत कह लें कि उन्होंने हमें याद रखा और उन्होंने अपनी खुशी में बुलाया, और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इस बच्ची ने हम सबको एक फ़ैमिली बना दिया। बिल्कुल, और हमें बन के रहना है, क्योंकि इसी बच्ची के हादसे के वक़्त, हादसा ही था ना जी, ये, जी। मैंने ये देखा कि एक ही कम्युनिटी बाहर निकली, सोसाइटी जजमेंटल हो गई, और उन्होंने यहाँ तक कि मुझको भी कहा कि क्योंकि मेरा ताल्लुक़ इत्तफ़ाक़ से उसी कम्युनिटी से है, और या ये कह दें कि वो इस कम्युनिटी से, मेरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन एक मिनिस्टर जो है वो सबकी मिनिस्टर होती बिल्कुल। है, और उसकी प्रेफ़रेंस जो है वो अपने लोग होते हैं, कम्युनिटी नहीं होती। तो अब जो सूरत हाल है वो ये है कि हमारी सोसाइटी जजमेंटल हो जाती है। वालिदैन ने गलती की, बच्चों को मोबाइल क्यों दिया, ये क्यों दिया, या ये कि यहाँ तक चले जाते हैं कि इसके तो वालिदैन खुद ख़राब है, और फिर ये कहने लगते हैं कि लड़की तो अपनी मर्ज़ी से गई है, हम क्यों छुड़ा के लाएं। इन सारी बातों का जवाब ये है कि अगर वो अपनी मर्ज़ी से गई है, तो यही तो हम कह रहे हैं कि अभी वो अपनी मर्ज़ी करने के काबिल काबिल नहीं नहीं है। है। अभी वो छोटी है। पाकिस्तान का कानून है कि 16 साल से कम उम्र बच्ची अपनी मर्ज़ी से, या बच्चा अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं कर सकता, चाहे वो खुशी-खुशी करें। और सिंध का कानून है कि 18 साल से कम उम्र बच्चे या बच्ची की शादी नहीं हो सकती। बहुत वाज़ेह तौर पर ये कह दिया गया है कि ये स्टेट का राइट है, हक़ है कि वो शादी की उम्र तय करे। और मेरी तो ख्वाहिश है कि पूरे पाकिस्तान में 18 साल की उम्र हो जाए। और फिर दूसरी जो बात थी वो ये थी कि जब लोग ये कहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से गई है, तो उसमें मैं ये उनको बताना चाहती हूँ कि दूसरी तरफ कैसे लोग हैं, अपने दिल पे हाथ रखना जी। चाहिए। मेरे घर बच्चों के दोस्त जब आ जाते हैं, लड़कियां आ जाती हैं,
تو میں باقاعدہ ان سے پوچھتی ہوں کہ بیٹا گھر کیسے جائیں گے, کس نے چھوڑا؟ امی کو پتہ ہے کہ آپ یہاں پر ہیں, اور ہم اپنی ذمہ داری کرتے ہیں کسی کی بچیاں آنے پہ, اور وہ کہتی ہیں آنٹی صرف آپ کی امی بھیجتی ہیں. تو اس میں پھر آپ کیسے لوگ ہیں کہ کسی کی بچی آئی اور آپ نے دوسرے صوبے میں آ گئی اور آپ نے شادی تک کر دی, تو پھر وہ شریف کیسے ہوئے؟ اور زیادہ دیر ہو جاتی ہے تو ہم خود فون کرتے ہیں کہ آپ بچی کو لینے آ رہی ہیں یا ہم چھڑوا دیں. اور پھر جب چھوڑنے جاتے ہیں تو ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے جاتے ہیں گھر کے بڑے جو ہیں. اور یہی طریقہ ہے کہ آپ بزرگوں سے بھی اگر سنیں تو وہ کہتے تھے کہ کھلاؤ شیر کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر. تو گھر میں کچھ لوگوں کا تو کام یہی رہ گیا ہے کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھیں اور بچوں کو چھوڑنے اور لے کر آئیں, کیونکہ بہرحال یہ بچے ہیں اور بچوں سے کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے, کوئی بھی چلبلاپن ہو سکتا ہے, تو آپ اس میں اپنے خود ذمہ دار ہیں. بچوں کے معاملے میں تو کسی پر بھی, میں آپ کو ایک ویڈیو دوں گی, جب میں ڈیپٹی اسپیکر تھی تو ہم نے بنائی تھی چائلڈ ابیوز پہ, کہ بچوں کے معاملے میں کسی پر بھی اعتماد نہیں کرنا ہے, اور خاص طور پر جو فیملی کا ٹرسٹڈ آدمی ہے وہ بچوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے. تو وہ بھی ہم نے ایک بہت بڑی کیمپین چلائی تھی, اور پہلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ سندھ اسمبلی کی فیمیل ایم پی ایز جو ہیں وہ سڑک پہ آئیں, انہوں نے اسٹریٹ تھیٹر کروایا ابراہیم حیدری میں, اور پھر اس کے بعد خاکوں پہ مبنی ایک 7-8 منٹ کی ویڈیو بنائی اور پھر اس کو مختلف اسکولز میں دیا. میں چاہوں گی کہ آپ کے چینل کے ذریعے وہ بالکل آپ مجھے دیجیے. دوبارہ وہ چلے اور لوگ دیکھیں. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ہماری بیٹی کو لے گیا تو بس ٹھیک ہے ہم ناراض ہو جائیں, ہم اسے عزت کا مسئلہ بنا لیں, یا ہماری بچی نے کسی کے کہنے میں آ کے گھر چھوڑ دیا ہے تو ہم جو ہے نا لوگوں کو چھپائیں, یہ نہیں کریں, اور ان لوگوں کو کنڈیم کریں. پھر یہ کہہ دینا کہ اس کے تو ماں باپ غلط تھے, پھر تو اور بچائیں بچی کو, کہ اب وہ پتہ نہیں کسی اور لوگوں کے پاس جا کے وہ اور کیا کرے گی. تو یہ میری باتیں. تیسری ایک بات مجھے آج آپ سے کرنی ہے, اور یہ میں بہت بات آپ سے جو کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ الفاظ جو ہے نا ان کو ختم کرنا ہوگا. مثلاً ہماری بچیاں چلی گئی ہیں کسی کے بات میں آ کر کسی طرح, تو لفظ بھاگ جانا نہیں استعمال کریں. آپ کہیں کہ وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے, یا مطلب ہمیں تھوڑی سی باتوں کو معاشرے میں ایسا کرنا ہے کہ ذرا سا والدین کے لیے, گھر والوں کے لیے کچھ بہتر جملے آ جائیں, اور کہ بھئی وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی, یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ کی لڑکی گھر کے کس بات پہ چھوڑ کے گئی. یہ کہنا کہ جی ان کی لڑکی بھاگ گئی ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے, ریپ کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ زبردستی فورسفلی کچھ ہوا ہے, اور ریپ کا مطلب ہی یہ ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے نہیں ہوا. ہم ایک بے بس خاتون یا بے بس بچی کا جب ریپ ہو جائے تو ہم اس کو ہر چیز کو عزت سے جوڑ دیتے. اگر کسی, ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو بے عزت کرا لیا ایک بے بس بچی یا ایک بے بس خاتون کو ریپ کر کے. ہم کسی ایک خاتون کا مس یوز پہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ بچی کی عزت لٹ گئی یا وہ خاتون کی عزت لٹ گئی. ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک بے غیرت نے اپنی عزت خاک میں ملا دی کسی بچی یا کسی عورت کے ساتھ زبردستی کر کے. تو ہمیں اپنے معاشرے میں کچھ تبدیلی لانی ہے. یہ میں آپ کے ذریعے اس لیے پیغام دے رہی ہوں نجم کہ آپ جس طرح سے ایکٹیو ہیں تو ہمیں خواتین کے حقوق کو کہنا ہے نا. ہم کیوں اس عورت کو بدنام کر دیتے ہیں جس کے ساتھ زبردستی ہوئی, جو اس جگہ پہ نہ اپنی مرضی سے گئی ہے, نہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس میں اس کی مرضی شامل تھی. ہم کیوں کہتے ہیں کہ اس کی بے عزتی ہو گئی؟ بے عزت وہ اس کی ہوئی ہے جس نے یہ کام ایک بے بس اور ایک کمزور کو دیکھ کے کیا ہے. تو ہمیں یہ چیزوں کا رجحان لانا پڑے گا. ہمیں اپنی گفتگو کے پیرائے میں نئے الفاظ ڈالنے ہوں گے اور نئے طریقے سے بات کرنی ہوگی تاکہ والدین کو حوصلہ ملے کہ جہاں بھی ناانصافی ہو رہی ہے وہ اپنے بچوں کے لیے آواز بلند کر سکیں, اپنی بیٹیوں کے لیے آواز بلند کر سکیں. اور یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ معاشرے میں چیز لاتے ہیں, کوئی تبدیلی. بالکل.
मैडम की बातें बहुत अच्छी हैं और बिल्कुल ऐसी हैं कि प्रैक्टिकली उस पे अमल करना चाहिए। मैडम ने भी ज़िक्र किया कि एक कम्युनिटी निकली तो इल्ज़ाम लगा दिया गया, तो मैं आप सबको बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं ये बताऊँ कि अगर आप मैडम का आके ऑफ़िस में डेटा निकालेंगे, तो कम्युनिटी की तो एक आधी कोई लड़की होगी, लेकिन क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, ईसाई बच्चियाँ मैडम ने बाज़ियाब कराई हैं, तो वो मैडम की कम्युनिटी की नहीं थी। और मैं आपको याद दिलाऊँ कि अब से 8 या 9 साल पहले है जो कायदे-आज़म का मज़ार है, उसको गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। सब जगह अपीलें कर ली मीडिया एंकर्स ने, लेकिन कोई मिनिस्टर उनके साथ खड़ा नहीं था। वाहिद शैला रज़ा थी, जिन्होंने वहाँ जाके छापा मारा और वो मैं गंदा। आपको तसहीह कर दूं कि ये 8-9 साल पहले की बात नहीं है, ये इसको 15वां साल है। और मैं उस वक्त एमपीए नहीं थी और मैं एक पार्टी वर्कर थी और वो लड़की मेरे कांटेक्ट में है, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ है, मैं उसको मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, उसको इंसाफ नहीं मिला। 3 लोगों के डीएनए पॉजिटिव थे, लेकिन वो सब छूट गए हैं। वो सब एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रहे हैं और वो लड़की दरबदर है। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैडम शैला रज़ा ना एक शफ़ीक माँ का किरदार अदा कर रही हैं, एक उस साहिबान का किरदार अदा कर रही हैं, जहाँ लोग बिल्कुल थक जाएँ ना, बेआसरा हो जाएँ, तो फिर मैडम के पास आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से उनको नाकामी नहीं होती। मैडम, मैं आज जो हाज़िर हुई थी, एक नई सीडी आ रही है ज़हरा काज़मी केस में, तो आपने सबसे पहले बताया था कि ये गैंग है। तो अब बिल्कुल साफ पता चल गया है कि वो जो शख्स था जिसने बच्ची को जब देखा मेरे गर्दन में फंदा आ रहा है, तो पहली दफ़ा बाजियाब कराया था असलम निज़ामी, हवेली लखा का। तो उसने बहुत सारे राज खोले हैं और अब ये पता चला है कि अजमान के होटल में इस बच्ची का सौदा हो गया था, जहाँ पे उरियाँ डांस होते हैं उस क्लब के अंदर, और जिस्म फरोशी का दुनिया में बड़ा अड्डा माना जाता है। नाम अभी हम वक्त क्योंकि नहीं है, सीगा राज में रख रहे हैं, हमें हिदायत नहीं है कि हम उनका नाम लें, वरना उसकी तस्वीरें, नाम, सीडीआर, नई सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। तो अब कहा भी ये जा रहा है कि इंटरपोल के ज़रिए उसको गिरफ़्तार करके लाया जाएगा। एक तो वही वाली बात कि आपको खराज तहसीन कि आपने अवेयरनेस दी कि ये गैंग है, तो ये सारी चीज़ें यकीनन आपके पास भी आई होंगी। माशाल्लाह आपके ज़राए हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप इस पे अब थोड़ा-सा इज़हार ख़्याल कर दें। देखिए, एक तो ये कि ये इंटरनल ट्रैफिकिंग है। ट्रैफिकिंग का मतलब ही मुझे अब यही बताया गया है कि ये सूबों एक सूबे से दूसरे सूबे ले जाना, फिर स्मगलिंग जो है, फिर वो मुल्क से बाहर। तो जब एक बच्ची, हम सब, अब आपसे भी बड़ी मैं हूँ एज में, मैं कहती हूँ कि मैं अकेली लाहौर टैक्सी करके नहीं जा सकती, अनजान आदमी के साथ सफ़र नहीं कर सकती इतना बड़ा। हमने मिसाल ट्रेन के सफ़र की दी कि एक खातून को ट्रेन में रेप कर दिया गया। तो जब बच्ची इतनी दूर चली गई, फिर वहाँ पहुँचते उसकी शादी कर दी गई। उसूलन तो आप, अगर पहुँच भी गई थी बच्ची, पहली बात तो ये कि जा नहीं सकती, उसको ले जाया गया। अगर किसी शरीफ आदमी के यहाँ किसी की बेटी चली जाए तो वो कहेंगे कि जी मैं वापस लाए हूँ, दोनों शादी करना चाहिए, ठीक है, ये माँ बाप के हवाले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैं तो जब ही समझ गई थी कि जब आप एक बच्ची को दूसरे सूबे में ले गए तो ये एक लड़के का काम नहीं है। फिर उसकी शादी भी, निकाहनामा आ गया। फिर हवेली लखा के मामलात बहुत अजीब से हैं, वहाँ पे बड़े केसेस हैं और हमारे पास इंशाल्लाह जब ये केसेस आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास 18 और 19 साल पहले के भी जो मामलात हैं वो वहाँ जाके मिल रहे हैं। और इसी तरह उसमें रोते पीटते किरदार हैं, जैसे वो खाला आ गई थी जिन्हें नज़र नहीं आ रहा था, जैसे वो मौलाना मुल्ला आ गया था कि मैंने निकाह नहीं पढ़ाया। ऐसे मुल्ला भी हैं जो फ़ौरन निकाह पढ़ाते हैं। इसी तरह कराची में भी आरज़ू राजा का जिसने निकाह पढ़ाया था, वो इस तरह के 2 केसेस में और पढ़ा चुका था। तो ये एक सेट लोग हैं कि जब भी इस तरह का काम होता है ये लोग बुलाए जाते हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं और हम दूसरे मामलात में इतना फंस जाते हैं कि किसी तरह लड़की को ले आएँ। फिर लड़की को लाके हमें ये मसला होता है कि अभी जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने एक केस में कहा कि जब लड़की के गायब होने से पहले, घर छोड़ने से पहले उसका बे फ़ॉर्म मौजूद है और बे फ़ॉर्म में उसकी एज बिल्कुल लिखी हुई है, तो आप क्यों मेडिकल कराने में वक़्त ज़ाया करा रहे हैं?
دوسری بات یہ ہے کہ نکاح نامہ مل جانے کے باوجود ہانی کا نکاح نامہ مل گیا تھا لیکن ایف آئی آر بعد میں کٹی، اس کے بعد بھی جو ہے وہ چائلڈ میرج اور ریپ نہیں ڈالا گیا. تو ہم تو ایف آئی آر سیدھی کرانے کے چکر میں خوار ہو رہے ہوتے ہیں، جبکہ چائلڈ میرج اور ریپ تو خود بخود ڈال دینا چاہیے. بہن بنا کے تو نہیں لے گیا نا کوئی، یہ ٹیکسی والا بیٹی بنا کے نہیں لے گیا. فلمیں تو نہیں چل رہی ہیں پرانی پاکستانی، تو یہ خود ڈال دینی چاہیے. لیکن کیونکہ والدین کا اندھا اعتماد بچوں پہ، تو وہ تو یہی سمجھتے ہیں، تو آپ اس میں فوراً گنجائش رکھیں کہ فوراً ایف آئی آر میں یہ چیز ہو جائے. اس میں ہمیں کچھ اللہ نے موقع دیا اگلی دفعہ اسمبلی میں آنے کا، تو ہم اس پہ لیجسلیشن کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد جو ہے ہم ان چیزوں میں لگتے ہیں، یہ ملا ولا ادھر کھسک جاتے ہیں، ادھر رو جاتے ہیں. اور ہمارے پاس بہت پرانا کیس ہے جس میں بچی جو تھی وہ مدرسے میں جایا کرتی تھی، مدرسے کے برابر میں گھر میں وہ شخص رہتا تھا جس نے مدرسہ کھولا ہوا تھا، اور پھر اس نے کیا کیا، لے گیا. 18-19 سال ہو گئے ہیں، وہ لڑکی آج تک گھر نہیں آئی. جب یہ کیس مزید آگے بڑھے گا میں اس کیس کو ضرور لاؤں گی، کیونکہ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ وہ شخص ابھی بھی وہیں ہے جو اس لڑکی کو لے کر آتا تھا، کورٹ میں لاتا تھا. وہ شخص ابھی بھی وہاں ہے، اور اس نے ایک پولیٹیکل پارٹی کا ٹکٹ بھی لیا ہوا تھا کسی وقت، اور وہ وہاں کا نامی گرامی آدمی ہے. تو ناظرین، میڈم کے پاس میں انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً حاضر ہوتی رہوں گی، کیونکہ میڈم کی جو پی ایس ہیں وہ یاد دلا رہی ہیں کہ اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گیا ہے. تو آج ہم یہیں پہ روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے یا پھر ایک آدھ دن میں ٹائم لے کے حاضر ہوں گی، اور مغوی بچیوں کے حوالے سے میڈم سے تمام رپورٹ جو ہے، کیونکہ ماشاءاللہ ان کا کام ہے، وہ میں آپ تک پہنچاتی رہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.